हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो जेंटलमैन, क्या पढ़ रहे थे अपन लोग पढ़ रहे थे हेनरी का नियम। पढ़ चुके हैं हेनरी का नियम। आज अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है दरवा का वाष्प दाब। अब दरवा का वाष्प दाब समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं अपन। देखो कि वाष्प दाब, अगर कोई द्रव्य वाष्प में बदलता है, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या बोल रहा हूं? द्रव का वाष्प में बदलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? वाष्पन। और वाष्प का वापस द्रव में बदलने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? संघनन। आई बात समझ में? अब देखो, अगर ऐसी स्थिति जिसमें द्रव तथा वाष्प की जो दर होती है, या वाष्पन तथा संघनन की दर आपस में बराबर होती है, वह स्थिति क्या कहलाती है? साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। किसकी? साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। और संघनन तथा जो वाष्पन होता है, ये दोनों अभिक्रिया आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। वाष्पन क्या है? द्रव का वाष्प में बदलना। और वाष्प संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में बदलना। ये दोनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखो, कोई निश्चित ताप के ऊपर, क्या बोल रहा हूं, देखो इसकी वाष्प दाब की परिभाषा सुनना। क्या? कि निश्चित ताप के ऊपर किसी वाष्प के अणुओं का द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या? निश्चित क्या है? निश्चित ताप पर, क्या बोल रहा हूं, निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि वाष्प दाब होता है क्या है? अपन को ये समझना है कि वाष्प दाब क्या होता है। कि मान लो कोई वाष्प है, उसके द्वारा उस द्रव की सतह पर जितना ज्यादा दाब लगाएगा, उसका वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं कि ठोस और द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो अपना जो टॉपिक है वो है ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो देखो, अब ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी पूरी है। क्या? ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। सुनो, अब इस बात को ध्यान से गौर से सुनना। एक डायग्राम से समझाता हूं आपको मैं, पहले सुनो। अपन देखते हैं कि विलयन होता है, वह विलेय और विलायक से मिलकर बनाता है। किससे? विलेय और विलायक से। सर ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो समझने लायक क्या है कि विलेय और विलायक, यहाँ पे विलायक क्या होगा? क्या? विलेय और विलायक क्या होगा? यहाँ पे देखो, विलायक और विलेय की बात करें तो देखो, विलायक होगा वो तो होगा द्रव्य, विलायक होगा वो तो क्या होगा? द्रव्य। और जो विलेय होगा वो होगा ठोस। क्या होगा? ठोस। अब इस बात को समझो आप कि जो विलायक होता है वही विलयन की प्रकृति का निर्धारण करता है। अपन ये बात पढ़ चुके हैं, अरे पढ़ चुके हैं। तो ये विलयन होगा वो द्रवीय होगा। कैसा होगा? द्रवीय विलयन होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब पढ़ रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो कि द्रव होता है वह तो क्या होगा? वाष्पशील होगा। मतलब द्रव की तो वाष्प बनेगी, लेकिन क्या ठोस की बनेगी? ठोस की वाष्प में तो ये क्या हो जाएगा? अवाष्पशील। क्या? कोई अपन ठोस लेते हैं वो क्या होगा? अवाष्पशील ठोस होगा। ठीक है, अवाष्पशील विलायक होगा। इस बात को सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई। याद रखना अभी अभी, क्योंकि ये काम आएगी आपके, कि विलेय होगा वो तो ठोस होगा और अवाष्पशील होगा, विलायक होगा वो द्रव होगा और वो वाष्पशील होगा। अब आपको तो डायग्राम बनाता हूं, ये इसीलिए मिटा रहा हूं इनको। तो डायग्राम सुनना अब आप, डायग्राम देखने दोनों और ध्यान देना उन पे, समझना उनके बारे में। क्या? ये दो बिक्कर लिए, ये दो बिक्कर है,
ठीक है, दो बीकर हैं अपने पास, ये दो बीकर, इन दोनों बीकर में द्रव्य विलायक मिलाता हूं। क्या मिलाता हूं? द्रव्य विलायक। यहां पे भी क्या है? द्रव्य विलायक। दोनों में क्या है? द्रव्य विलायक। और द्रव्य विलायक क्या है? वाष्पशील। क्या है? वाष्पशील। और ये भी क्या है? द्रव्य विलायक। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये भी क्या है? द्रव्य विलायक। और क्या है? वाष्पशील। यहां तक सबको समझ में आई बात? दोनों में अपने विलायक बना लिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बीकर को तो ऐसा का ऐसा रखता हूं। क्या बोल रहा हूं? एक बीकर को तो ऐसा का ऐसा रखता हूं, एक बीकर में अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ मिलाता हूं। क्या? ये अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ मिला है। क्या? अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ मिलाने पर, ठीक है, ये मिला दिया। अब देखो ये मिलाया इसमें, तो ये क्या होगा? इसमें घुल जाएगा। घुल गया, इसमें मिलाया, तो ये तो क्या था? ये तो अपने पास हो गया क्या? द्रव्य विलायक था, वो भी क्या? शुद्ध विलायक है अपने पास। क्या ये केवल केवल क्या है? शुद्ध विलायक। और यहां पे विलेय और विलायक मिल गया, क्या बना लिया? विलयन बना लिया। क्या बना लिया? विलयन। पॉइंट टू पॉइंट या समझना आपको क्या क्या बता रहा हूं। अब देखो, जो वाष्प दाब होता है वो सतह की परिघटना होती है, सतह की घटना होती है। इसीलिए मैंने आपको परिभाषा में क्या बोला था कि द्रव्य की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, मतलब ये मान लो मेरी दो अंगुलियां, ये तो है वाष्प के दो, और ये है कोई द्रव्य की सतह, तो इस पे जो दाब लग रहा है इस वाष्प के द्वारा, यही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, ये क्या? एक सतह की घटना है। अब क्या करते हैं अपन, यहां पे ये बात सबको समझ गई इतनी। अब मैं इन दोनों जो बीकर है इनको बेल जार से ढक देता हूं। किससे? बेल जार से ढक देता हूं। इसको भी बेल जार से ढक दिया और इसको भी बेल जार से ढक दिया, दोनों को बेल जार से ढक देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहां पे शुद्ध विलायक है और यहां पे अशुद्ध है एक तरह से। कैसे? कि इसमें क्या है? द्रव्य विलायक के भी है जो क्या है? वाष्पशील है, और अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ भी है मिलाने पर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो, अब वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? वाष्प। उससे पहले केस क्या समझना आपको कि ये जो घटना होती है ये सतही घटना है, तो इस सतही घटना पर केवल और केवल किसके अणु होंगे? इस वाष्पशील विलायक के, वाष्पशील द्रव्य विलायक के अणु होंगे। ठीक है, लेकिन इस विलयन में वाष्पशील के भी अणु होंगे और अवाष्पशील विलेय के भी अणु होंगे। तो देखो, वाष्पशील विलायक के भी होंगे और अवाष्पशील विलेय के भी होंगे। तो देखना ध्यान से, ये तो मैंने बनाए वाष्पशील, ठीक है, ये दो वाष्पशील, ये अवाष्पशील। इसको थोड़ा डार्क लिख रहा हूं। ठीक है, ये वाष्पशील और ये अवाष्पशील। ठीक है, और ये वाष्पशील। ये समझना, आप पॉइंट समझना क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान दो। इसमें केवल और केवल वाष्पशील है तो वाष्पशील के विलायक के अणु हो गए। ये इसमें क्या हो गया? वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों अणु होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? वाष्पशील विलायक के अणु के, और इसमें दो हैं। ये है क्या? वाष्पशील विलायक का अणु, और ये जो डार्क वाला है वो क्या है? अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ के अणु, या विलेय के अणु लिख देते हैं, ठोस पदार्थ के अणु, जो भी आप लिख। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आया क्या? यहां तक सबको समझ में आया? अब क्या होगा? इनकी वाष्प बनेगी और इनकी ज्यादा वाष्प किसकी बनेगी? देखो, एक में तो केवल और केवल वाष्पशील ही है और एक में वाष्पशील और अवाष्पशील है। तो यहां पर क्या बनेगी? ज्यादा वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? ज्यादा वाष्प।
और यहां पर क्या बनेगी, कम वाष्प। ठीक है, अब ये क्या है, बेलजार, क्या है, बेलजार, याद रखना। ठीक है, अब देखो वाष्प किस में ज्यादा बन रही है, इसमें या इसमें, इसमें, तो दाब किस पे ज्यादा होगा, ये इसकी क्या है, दोनों की, देखो ये इधर में लाइन कर देता हूं, ये दोनों की प्रारंभिक स्थिति है, क्या है, प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ वाष्प दाब कौन से में ज्यादा होगा, आप बताओ, सोचो, आप बताओगे वाष्प दाब कौन सी, जिसमें ज्यादा वाष्प उसका वाष्प दाब ज्यादा, वाष्प ज्यादा किसमें, इसमें, इस पे दाब लगेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, इसका दाब लगेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये यहां से जाकर, इसको मैं यहां पे होकर ये ऐसे इस पोजीशन पे आ गया, यहां पे आ गया, आ गया। अब वाष्प दाब किसका ज्यादा, इसका ज्यादा या इसका, जिसमें वाष्प ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा, तो वाष्प दाब इसका ज्यादा, तो इसको इससे क्या, तो आप क्या याद रखोगे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से हमेशा ज्यादा होता है। क्या बोल रहा हूं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से हमेशा ज्यादा होता है। ये यहां तक किस किस को समझ में आ गया, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, सुनो एक बार, फ्री माइंड रहो, एकदम फ्री माइंड, सुनो। दो बिक्कर लिए लिए सर, उन बिक्कर में अपन ने शुद्ध द्रव विलायक मिलाया, द्रव विलायक मिलाया, दोनों में वाष्पशील था। अब एक बिक्कर को ऐसा कैसा रखा, एक बिक्कर में अपन ने अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ मिला दिया। अब इसको बेलजार से ढक दिया। फिर क्या किया, इसमें क्या बने, केवल वाष्पशील ही विलायक था, तो इसमें वाष्पशील विलायक के अणु बनेंगे, इसमें वाष्पशील और अवाष्पशील के बनेंगे। अब जिसके में वाष्पशील है उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, तो इसकी वाष्प ज्यादा, इसकी वाष्प कम, तो वाष्प ज्यादा तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा, तो इस पे वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका वाष्प दाब कम होगा। इतनी बात ही हुई, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा होता है। अब आपको मैं इसकी थ्योरी बताता हूं, थ्योरी सुनना, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आएगा तो थ्योरी एकदम इजी हो जाएगी। क्या कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। क्यों, क्योंकि जो वाष्प दाब होता है वो एक सतही परिघटना है। क्या, वाष्प दाब एक सतही परिघटना है, जिसके कारण शुद्ध विलायक में केवल और केवल वाष्पशील विलायक के अणु होते हैं, और विलयन में इसी वजह से देखो शुद्ध विलायक में वाष्पशील विलायक के अणु होते हैं, इसीलिए इसका वाष्प दाब ज्यादा होता है। आगे बात समझ में, इतनी बात ठीक है। फिर क्या होगा कि वाष्पशील जो अपना शुद्ध विलायक है उसमें केवल वाष्पशील विलायक के अणु हैं, लेकिन विलयन में वाष्पशील विलायक के अणु और अवाष्पशील विलेय ठोस पदार्थ के अणु भी उपस्थित हैं। इसी वजह से शुद्ध विलायक में वाष्प का मान ज्यादा होता है और इसके अंदर वाष्प का मान कम होता है, यानी वाष्प के अणु, ये क्या है, वाष्प के अणु कि कितने हैं यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे वाष्प के अणु क्या है, कम। ठीक है, तो यहां पे क्या है, वाष्प के अणु ज्यादा, यहां पे वाष्प के अणु कम, इसी वजह से शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में अधिक होता है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको एक दो पॉइंट और बताता हूं, वो सुनना। ये थोड़ा सा इधर से मैं मिटा देता हूं, ये थोड़ा मिटा देता हूं यहाँ पे। अब देखो मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। अब देखो अपन बोल रहे हैं कि विलायक का वाष्प दाब, क्या, शुद्ध विलायक का, शुद्ध है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, पी नोट ए, क्या होगा, पी नोट ए। विलायक को किससे लिखते हैं, ए से, तो क्या होगा, पी नोट ए, इसको थोड़ा पी नोट ए। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब वो होगा पी, क्या होगा, पी। वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन वो क्या होगा, देखो ये ज्यादा है ये कम है, तो अपन ज्यादा में से कम को ही तो घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी नोट ए माइनस। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बताओ, क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन,
तो अपेक्षिक अवनमन का क्या होगा कि जब ये अपन वाष्प दाब अवनमन पी नोट ए माइनस पी, अगर इसमें विलायक के वाष्प दाब पी नोट ए का भाग दे देंगे तब अपने पास वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। इतनी बात किस किस स्टूडेंट को समझ में आ गई? जिसको भी अगर दिक्कत कंफ्यूजन है तो वो बताना, ठीक है। तो ये आपको देखो, ये पॉइंट क्या है, ये आपको थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका। इसके बाद अपन ने देखा कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वो पी नोट होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है वो पी होता है। अब वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा कि देखो विलायक का ज्यादा है, विलयन का कम, मतलब ज्यादा में से कम घटाएंगे तो पी नोट ए माइनस पी। अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कैसे निकालते हैं कि जब अपने वाष्प दाब अवनमन है उसमें विलायक के वाष्प दाब का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, वाष्प दाब अवनमन आ जाएगा, अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ये बात आ गई अपनी समझ में कि अपन ने देखा ठोस द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। अब अपन देखते हैं कि द्रव्य विलयन का वाष्प दाब, क्या द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। ये द्रव्य विलयन का वाष्प दाब कैसे निकालेंगे? देखो इजी है, एकदम से इजी, एकदम से पहली बार में समझ में आ जाएगा। क्या द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। तो देखो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ते आए हैं विलयन होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। अरे सर कितनी बार बताओगे, है ना? तो बेटा मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हर बार कोई ना कोई नया वर्ड इसके साथ जुड़ के आएगा और हर बार आ रहा है। आप पढ़ोगे यही बात कि विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, लेकिन हर बार एक पॉइंट, एक वर्ड कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा। तो सुनना, यहां पर विलेय भी क्या है, द्रव्य, यहां पे विलायक भी क्या है, द्रव्य, विलेय भी क्या है, वाष्पशील, और विलायक भी क्या है, वाष्पशील, और विलयन भी किस प्रकृति का होगा, द्रव्यीय प्रकृति का। तो सुनना क्या बोल रहा हूं कि जब किसी विलायक में या जब किसी वाष्पशील विलायक में, क्या बोल रहा हूं, वाष्पशील विलायक में द्रव्य या आपके बोल सकते हो वाष्पशील द्रव्य विलेय मिलाया जाता है, वाष्पशील विलेय द्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसका दाब होता है वो इस विलयन में उपस्थित जितने भी अवयव होते हैं उनके दाब का योग होता है। क्या बोल रहा हूं कि जब अपन किसी विलायक में, क्या बोल रहा हूं कि जब किसी विलायक में विलेय मिलाते हैं तो विलयन बनता अपने को पता है, तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो इसके जितने भी घटक होंगे, इसके जितने भी अवयव होंगे उनके वाष्प दाब का योग होता है। जैसे अपने पास दो घटक हैं ए व बी, ठीक है, तो इस अवयव ए का वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब क्या होता है, पी ए। अवयव बी का वाष्प दाब पीबी, और कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा विलयन का, या आप ऐसे लिख दो विलयन का ही लिख दो, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाष्प दाब, सॉरी विलयन। तो क्या बन जाएगा, कुल हो जाएगा पी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो यही तो बात बोली अभी, यही तो बात बोली अपन ने कि पी बराबर पी ए प्लस पी बी, कि कोई विलयन होता है उसका वाष्प दाब विलेय और विलायक के वाष्प दाब यानी जितने भी अवयव होते हैं उनके वाष्प दाब का योग होता है। जब कब होगा ये, क्या कंडीशन होगी, कंडीशन यह होगी कि जब द्रव्य विलायक भी क्या हो, वाष्पशील हो। अरे यहां पर अगर अवाष्पशील आ जाएगा तो विलायक यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा हो जाएगा। अरे पढ़ा था अपन ने, अभी पढ़ा है, तो ये बात याद रखना कि जब अपन अगर विलेय होता है वह भी वाष्पशील ले लेते हैं तो इसका कुल वाष्प दाब होगा वो अवयव होंगे उनका योग होगा। लेकिन यहां पर अगर अपन ने अवाष्पशील द्रव्य ले लिया यानी विलायक ले लिया, सॉरी अवाष्पशील विलेय ले लिया, तब क्या हो जाएगा, तब घटना ही चेंज हो जाएगी। तब तो सारे संसार में क्या माहौल ही बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है।
ऐसे नहीं कि संसार में कुछ हो जाएगा, ये तो आपको समझाने के लिए है। ऐसे मत सोचना कि सर हम तो ऐसे विलायक का कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है संसार का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस एक समझाने का प्रोसेस है ये, ठीक है। तो यहां तक किस किस को समझ में आया? ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कि आपको ऐसे सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा यहां से स्टूडेंट से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपके पास कि यहाँ पे आपको यही चेंज मिलेगा कि विलय होगा कि वो वाष्पशील है कि अवाष्पशील है, उसके अनुसार वाष्प दाब बताना पड़ेगा आपको। अगर अवाष्पशील है तो शुद्ध विलायक होता है, तो उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि वाष्प दाब तो एक सतही घटना है, सतह पर होने वाली परिघटना है, उसके अनुसार होता है, सारा चेंज होता है वो। लेकिन इसमें तो क्या होगा, दोनों ही वाष्पशील हैं, तो दोनों का वाष्प दाब होगा वो बराबर होगा, यानी दोनों का योग होगा वो उसके, जो अपन बात करें विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा, जितने इसके अवयव हैं, अपन द्विवीय अंगी विलयन पढ़ते हैं, तो अवयव ए व अवयव बी का वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स अपना जो मेन टॉपिक आता है वो आता है राउले का नियम। क्या? राउले का नियम, वो देखते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ते हैं राउले के नियम। तो राउले का नियम है, ये इंपॉर्टेंट नियम है अपनी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें अपन पहले पढ़ेंगे वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम, फिर अपन पढ़ेंगे अवाष्पशील युक्त विलय विलयन के लिए राउले का नियम। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। तो देखो क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि निश्चित ताप पर क्या होता है, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त, क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्या निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन, देखो इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित या विलयन में प्रत्येक अवयव, क्या बोल रहा हूं, उपस्थित प्रत्येक अवयव लिख दो, या विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, क्या आंशिक दाब उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। अभी आप समझोगे नहीं इस पॉइंट को, क्यों? अभी ये आपके लिए इससे नया लग रहा होगा, लेकिन अभी जस्ट इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको कि क्या है ये ना, मोल अंश के समानुपाती। सुनो इस बात को वापस एक बार, क्या कि कोई इस नियम के अनुसार जो राउले का नियम है ये क्या कहता है कि निश्चित ताप पर जो वाष्पशील विलय युक्त विलयन है उसमें जो प्रत्येक अवयव उपस्थित है, अपन पढ़ते हैं, अपन इस चैप्टर में द्विवीय अंगी विलयन पढ़ते हैं, जो किससे मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। तो क्या मतलब प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसी के मोल अंश के समानुपाती होता है, और अपन मोल अंश को किससे लिखते हैं, अक्ष से लिखते हैं, किससे, अक्ष से। तो अब देखना अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे अपने पास ये कोई एक विलयन है, ये एक विलयन है, इसमें अवयव ए और अवयव बी है, क्या अवयव ए व बी। यहां पे देखो आप ऐसे सीधा इसको लिखाना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या आंशिक दाब होता है वो समानुपाती होता है किसके, मोल अंश के, है ना। इसी पॉइंट से क्या निकलता है, ये एक पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। तो ये बात आई समझ में। फिर अपन देखते हैं कि अवयव ए और अवयव बी का कोई अपने पास एक विलयन है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अवयव ए का आंशिक दाब क्या है, क्या होगा, पीए, अरे क्या होगा, पीए ही तो होगा। और अवयव बी का आंशिक दाब क्या होगा, पीबी। अब इसके मोल अंश क्या होंगे, अवयव ए के अक्ष, अवयव बी के अक्ष बी। तो क्या लिखोगे, अवयव ए के मोल अंश क्या होगा, अक्ष, और अवयव बी के
मोल अंश, वो क्या होंगे, अक्स बी। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो इस नियम के अनुसार अपन ने क्या पढ़ा कि देखो अवयव जो अवयव है उसके मोल अंश उसी के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। जैसे अपन बात करें पहले अवयव ए की बात कर लेते हैं, किसकी, अवयव ए की, अवयव ए। तो अवयव ए के अनुसार क्या होगा कि जो राउले का नियम है उसके अनुसार क्या होगा, निश्चित ताप ले रहे हैं यहाँ पर अपन, क्या ले रहे हैं, निश्चित ताप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अवयव ए के लिए पी ए समानुपाती किसके हो जाएगा, अक्स ए के, किसके, अक्स ए के। क्या बोला, देखो इस नियम की ये व्याख्या कर रहा है, कैसे कर रहा है कि इसका जो आंशिक दाब था वह किसके समानुपाती है, इसी के मोल अंश के समानुपाती है। अब मैं यहाँ पे इस समानुपाती को हटाऊंगा तो यहाँ पे इसको हटाऊंगा पी नोट ए से और अक्स ए से। अब यहाँ पे ये पी नोट ए क्या है, यहाँ पे पी नोट ए अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। क्या, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो एक बार वापस। इसका आंशिक दाब लिखा दोनों का अवयव का, फिर इनके मोल अंश लिखे, फिर अवयव ए की बात की तो अपन इस राउले के नियम के अनुसार इसका जो आंशिक दाब होगा इसके मोल अंश के समानुपाती, तो अपन ने समानुपाती हटाया तो ये पी नोट ए से हटाया, और ये पी नोट ए क्या होता है, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। इसी प्रकार से अपन अवयव बी की बात करें, किसकी, अवयव बी की। तो अवयव बी की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, पी बी समानुपाती अक्स बी। कैसे, पी बी क्या है, इसका आंशिक दाब है, किसका, बी का आंशिक दाब, अवयव बी का आंशिक दाब, और अक्स बी क्या है, अवयव बी का मोल अंश। अब इसको हटाएंगे समानुपाती को, तब किससे हटाएंगे, पी नोट ए सॉरी पी नोट बी अक्स बी। यहां पे बी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बात कर रहे हैं अपन अवयव बी की, इसीलिए। अब ये यहां पे आपको पूछे पी नोट बी क्या होगा, तो क्या बोलोगे, अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्या, अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इतनी बात आई समझ में सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब देखो अपन बात करें यहां पर कि वाष्प दाब होता है विलयन का, वो क्या होता है, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। ये भी समझ में आया कि अपन पढ़ते हैं कुल वाष्प दाब क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। अरे ये कैसे सर, कैसे किया ये सर, कैसे कर दिया इसे, तो सुनो इस बात को। अभी अपन ने जो पहले वाला पॉइंट पढ़ा था कि जिसमें द्रव्य वाष्पशील हो, देखो जब अपन द्रव्य अवाष्पशील होता है तो घटना चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे द्रव्य वाष्पशील है, जो विलेय है वो क्या है, वाष्पशील। तो वाष्पशील ही है, दोनों ही वाष्पशील है, तो ये क्या होता है, कुल योग होता है, उसका आंशिक दाब होता है, मतलब जो पूरा वाष्प दाब आएगा वो किसके बराबर होगा, विलयन का, दोनों के जो आंशिक दाब होता है उनके बराबर होता है। विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर था, दोनों जो अवयव थे उनके आंशिक दाब के बराबर था। तो इतनी बात आ गई समझ में सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो अपने यहां पर बात करें कि पीए और पीबी का मान रख देते हैं। यहां पर क्या करते हैं, पीए और पीबी का मान रख देते हैं। तो चलो P इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, पी नोट ए अक्स ए प्लस पी नोट बी अक्स बी, लिख दिया। अब यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया कि पीए का मान रखा, ये रखा, पीबी का मान रखा, ये रखा, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ते हैं कि सभी जितने भी मोल अंश होते हैं उनका योग क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। अरे बताया था कि एक विलयन में जितने भी अवयव हो उन सभी के मोल अंश का मान हमेशा एक होता है। यहां पे अगर अपन निकालें अक्स ए निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अक्स बी। क्या हो जाएगा, 1 माइनस अक्स बी। यहां पर इस समीकरण में इसका मान रख देते हैं, किसका, अक्स ए का। तो क्या आएगा, देखना ध्यान से, P बराबर क्या आ जाएगा, पी नोट ए 1 माइनस अक्स बी प्लस
P नोट B अक्स B, ये आ गया। अरे ये आ गया। अब क्या होगा आगे नेक्स्ट, P बराबर, इसको देखो इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो P नोट A माइनस P नोट A अक्स B प्लस P नोट B अक्स B। आया समझ में? अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो समझो। क्या कि यहां पर P इज इक्वल टू P नोट A, ठीक है। यहां पे मैं प्लस अक्स B क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, प्लस अक्स B कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, P नोट B माइनस P नोट A। ये जो समीकरण आई है, ये समीकरण आई अपनी राउले की गणितीय व्यंजक प्राप्त हुआ है। राउले के नियम के अनुसार वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का गणितीय व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। एक बार वापस समझा देता हूं आपको, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। इसका कॉन्सेप्ट समझो बस। क्या कि निश्चित ताप पर कोई वाष्पशील विलेय युक्त विलयन है, उसमें क्या होता है, उस अवयव मतलब प्रत्येक अवयव है उसका आंशिक दाब उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, जो यहां पर अपन पुष्टि भी कर रहे हैं इसकी। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके बाद अपन ने किया कि इसमें अपन एक विलयन लिया जिसमें दो अवयव थे, अवयव ए और अवयव बी। अवयव ए का आंशिक दाब पी ए, अवयव बी का आंशिक दाब पी बी। अवयव ए के मोल अंश अक्स है, अवयव बी के मोल अंश अक्स बी। तो अपन ने देखा, फिर इस नियम को लागू किया यहां पर, ये आया। फिर कुल दाब कितना होता है, P बराबर पी ए प्लस पी बी। तो इनका पी ए और पी बी का मान रखा, और फिर अपने को पता है कि मोल अंश का मान होता है वो एक होता है। विलयन में कितने भी अवयव उपस्थित हो उनके मोल अंश का मान हमेशा एक होता है। तो यहाँ पे ये अक्षय का मान निकाला, इस अक्षय का मान यहाँ पर रखा, और रखने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ, और ये समीकरण जो राउले के नियम के अनुसार हमें गणितीय व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो अपन एक ग्राफ बनाते हैं। इस जो नियम हमें प्राप्त हुआ इसमें क्या होता है कि राउले के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर जो P नोट A और P नोट B, इन दोनों के मान निश्चित होते हैं। क्या, P नोट A और P नोट B के मान निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। देखो अब अपन एक ग्राफ बनाते हैं। देखो ध्यान देना, ग्राफ इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। कैसे, तो वो देखते हैं। देखो समझाता हूं आपको, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक बार समझते ही समझ में आ जाएगा। देखना, अपन ग्राफ बनाएंगे वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में। किसके बीच में, वाष्प दाब और मोल अंश। ठीक है, इधर मैंने लिया वाष्प दाब, ये वाष्प दाब P। ठीक है, ये लिया मोल अंश इधर, यानी अक्स। अब जो बात है वो समझो स्टूडेंट्स। देखो इधर अपन लिखते हैं कि अवयव अक्स ए है और एक अक्स बी है। ठीक है, मानो इधर अक्स ए के मोल अंश एक है। क्या, अक्स ए के मोल अंश एक है, तो अक्स बी के कितने होंगे, 0। इधर अक्स ए के तो क्या हो जाएंगे 0, और अक्स बी के कितने हो जाएंगे 1। देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो ए के तो घट रहे हैं, और इधर से इधर आ रहे हैं जना बी के बढ़ रहे हैं। मतलब देखो ध्यान देना, इधर से इधर जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, ए के तो घट रहे हैं और बी के बढ़ रहे हैं। और यहाँ उल्टा देखिए, इधर इधर से इधर जाए तो अक्स बी तो घट रहा है और अक्स से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इनके मान होते हैं वो निश्चित होते हैं। निश्चित देखो कैसे, अगर ये मान देखो अक्स ए है, मानो इसका जो P नोट ए है, यहाँ पे क्या है, शुद्ध वाष्प दाब क्या है, P नोट ए। और जो अक्स बी है वो क्या है, यहाँ पे P नोट बी। ये चेंज भी हो सकता है, ये विलय की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये मान चेंज भी हो सकता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से देखो, ध्यान दो, एक बार ध्यान देना, ये पॉइंट है। ठीक है, यहां से इधर जा रहे हैं तो इसका मान क्या होता जा रहा है, कम ही तो होता जा रहा है। इधर से इधर जा रहे हैं तो इसका मान कम होता जा रहा है। ठीक है, और इधर से इधर आ रहे हैं तो बी का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बी का मान भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ये बात, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो एक जो बात बता रहा हूं, यहां पे ये जो मान है ये किसका होगा, बी का। तो अपन क्या लिखते हैं, P नोट बी, ये किसका है, या अपन लिखें P नोट बी क्या होगा। अभी अपन ने लिखा है
कि देखो अपन ने लिखा था P, जो वाष्प दाब होता है आंशिक दाब PB समानुपाती किसके था, अक्ष B के, जिसको अपन ने लिखा क्या, PB बराबर P नोट B अक्ष B। अरे लिखा कि नहीं लिखा। इसी प्रकार से अपन PA लिखेंगे अक्ष A, तो PA बराबर P नोट A अक्ष A। ये ही लिखना अपने को यहाँ पे। ये किसका मान है, B का ही तो है, तो B का है तो देखो PAB बराबर क्या हो जाएगा, P नोट B अक्ष B। इसी प्रकार से ये किसका है, अक्ष A का या P नोट A का, तो क्या हो जाएगा PA बराबर P नोट A अक्ष A। क्या, अक्ष A। अगर मैं इनको दोनों को मिला दूं तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, PA प्लस PB क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा PA प्लस PB। ये पॉइंट, ये ग्राफ किस किस को समझ में आया। इधर भी क्या है, वाष्प दाब भी है। क्या है, वाष्प दाब। दोनों के बीच में क्या है, ये वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ है। ये पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया, सभी को आया। तो सभी को अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं, जल्दी ध्यान दो। देखो यहाँ पे अक्षय का मान, मतलब अपन वाष्प दाब और मोल अंश के बीच ग्राफ बना रहे हैं। अक्षय का मान 1 और इधर 0, जैसे इधर जा रहे हैं तो अक्षय का मान घट रहा है और इधर जा रहे हैं तो अक्ष बी का मान बढ़ रहा है। तो अपन इनके P नोट A और P नोट B के मान क्या होते हैं, निश्चित ताप पर निश्चित होते हैं। तो निश्चित है ये पॉइंट। तो इसमें क्या हुआ कि ये इधर से इधर जा रहे हैं तो इसका मान क्या होता जा रहा है, अक्षय का मान इस साइड कम ही तो हो रहा है तो इसको इससे मिला दिया, और इधर से इधर आ रहे हैं तो अक्ष B का मान कम होता जा रहा है तो इसको इससे मिला दिया। तो ये तो हो गई किसकी रेखा, PB की, जिसको अपन P नोट B अक्ष B से लिखते हैं। ये किसकी हो गई, अक्ष A यानी PA की हो गई। PA की क्या होगी, P नोट A अक्ष A, और ये टोटल कुल हो गई P बराबर PA प्लस PB। तो यहां तक जो अपन ने पढ़ा वो है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। अब अपना आता है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ते हैं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। तो ये देखो, आपको एक बार एक एग्जांपल से बताता हूं, उसके बाद आपको इस नियम की परिभाषा बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, आप अपन देखते हैं कि अवाष्पशील, लिखता हूं ध्यान देना, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब किससे लिखेंगे, उसको P से लिखेंगे। ठीक है, किसके बराबर विलयन होता है, वो किससे बनता है, विलायक को किससे लिखते हैं, A से, और विलेय को किससे लिखते हैं, B से। यानी जो विलयन होता है वो विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब अपन लिख रहे हैं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। तो देखो यहां पर जो विलेय होगा वो क्या होगा, ठोस। विलेय क्या होगा, ठोस, और यहां पे विलायक क्या होगा, द्रव। ठीक है, और ठोस है तो वो क्या होगा, अवाष्पशील। क्या होगा, अवाष्पशील। और ये क्या होगा, वाष्पशील। क्या होगा, वाष्पशील। विलायक क्या होगा, वाष्पशील। अब देखो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट है वो समझो। जो वाष्पशील अवयव का जो दाब होता है PA, क्या, आंशिक दाब PA, और इसका क्या होगा, आंशिक दाब PB। मैं लिख देता हूं वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, और ये किसका, अवाष्पशील अवयव का आंशिक दाब क्या है, PP। अब जो अवाष्पशील अवयव है उसका आंशिक दाब नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है, और ये नगण्य होता है। तो अब अपन इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे, अब अपन इसकी परिभाषा बोलेंगे। देखो, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक यानी वाष्पशील क्या, विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। क्या, इस नियम के अनुसार, क्या बोल रहा हूं, इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार, राउले के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। ये तो नगण्य हो गया, ये तो क्या हो गया, नगण्य हो गया सर, नगण्य। तो ये होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया, अरे यहां तक सबको समझ में आ गया। ये नियम की व्याख्या भी होगी अपनी। ठीक है,
अगर ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो क्या लिख सकते हैं अपन, P इज इक्वल टू पी ए लिख सकते हैं। अरे P इज इक्वल टू पी ए लिख सकते हैं। और अपने को पता है, क्या पता है, पीए होता है वो समानुपाती होता है अक्षय के। राउले के नियम के अनुसार अभी देखा था कि वो उसका मतलब वाष्पशील के लिए क्या होता है, उसी के अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो अगर इसको हटाएंगे तो पीए बराबर समानुपाती हटाएंगे तो पी नोट ए अक्षय ए। यहां तक सबको समझ में आया? अरे वापस बता देता हूं, देखो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब होता है P, वो विलायक के वाष्प दाब पर के क्या होता है, बराबर होता है। नहीं, विलायक का जो आंशिक दाब होता है उसी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो अपन इसको लिख सकते हैं P बराबर P लिख दिया। और अपन अभी पढ़ा है कि PA होता है वो समानुपाती होता है अक्षय के, तो PA इसको हटाएंगे समानुपाती को क्या P नोट ए अक्षय। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स आगे क्या करते हैं अपन करेंगे अब आगे कि P बराबर ये मान यहां पे रख देंगे, P नोट ए अक्स रख दिया। अब अपने को पता है अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1। किसी भी मिश्रण के अंदर उसके मोल अंश का मान हमेशा 1 होता है। तो क्या करेंगे, अक्स ए बराबर 1 माइनस अक्स बी। ठीक है, ये मान यहां पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर P नोट ए 1 माइनस अक्स बी, जिससे क्या सोल्व करेंगे तब क्या आएगा, P नोट ए माइनस P नोट ए अक्स बी। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, देखो ध्यान देना इधर मैं इसको ऐसे लिख दूं, P नोट ए अक्स बराबर P नोट ए माइनस P। कोई दिक्कत, ये सॉरी अक्स बी, सॉरी यहां पे क्या अक्स बी, तो ये P नोट ए अक्स बी और ये इसको इधर लेके गए। ठीक है, अब यहां पर अक्स बी निकालूं, क्या निकालें, अक्स बी, तो क्या आ जाएगा, P नोट ए माइनस P अपॉन P नोट ए। ये आया क्या समीकरण अपने पास, राउले के नियम के अनुसार वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए गणितीय समीकरण है। इस समीकरण में कुछ समझ में आ रहा है सर? पल्ले नहीं पड़ा? अरे मैं तो पल्ले नहीं पड़ा सर। क्या पल्ले नहीं पड़ा? देखो, अरे बच्चों बालकों, ये बताया था आपको P नोट ए माइनस P अपॉन P नोट ए क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अरे बताया था कि नहीं बताया था? क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, मोल अंश। क्या है, मोल अंश। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि राउले के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के मोल अंश होता है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। किसके, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं, ये जल्दी से समझो इस चीज को, कि अपन ने पढ़ा कि एक अवाष्पशील विलय युक्त विलयन होता है, उसका आंशिक दाब होता है वो क्या होता है, P होता है। वाष्प दाब क्या होता है, P, और जिससे किससे मिलकर बनाता है, विलायक और विलय से। विलायक तो क्या अपने पास वाष्पशील जिसका आंशिक दाब होगा Pa, और जो विलय होता है वो क्या होता है, अवाष्पशील जिसका आंशिक दाब होगा Pb। तो वाष्प दाब अपन क्या कि जो ठोस होता है अवाष्पशील होता है उसका नगण्य होता है, तो ये किस पे निर्भर करता है, ओनली इस वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो P बराबर Pa, अपने को पता है Pa समानुपाती अक्षय, तो Pa बराबर क्या है, P नोट ए अक्षय। इसका मान अपन ने यहां पे रखा। फिर अपन ने देख पता है कि अक्षय प्लस अक्ष बी बराबर 1 होता है, तो अक्षय क्या हो जाएगा, 1 माइनस अक्ष बी। ठीक है, ये मान अपन ने इस समीकरण में रखा, अक्षय का मान रखा, अक्षय का मान रखा, और फिर अपन ने इसको इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, ये आया, और फिर अपन ने क्या किया, इस P नोट ए अक्ष बी को इधर लेके आ गए और ये अपने पास आ गया। फिर अक्ष बी का मान निकालते तो ये P नोट ए माइनस P अपॉन P नोट ए। तो देखो अक्ष आपको बोली यहाँ पे अक्ष बी क्या है, तो आप क्या बोलेगे, अवयव बी के मोल अंश। ये बोले आपको ये क्या है, तो आप बोलेगे सर ये तो आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये तो हमने पढ़ा था। तो आप ये भी बोलोगे सर वो साथ साथ में क्या कि राउले के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के जो मोल अंश होते हैं वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो कि राउले का नियम क्या होता है सर ये समझाइए, वापस हमें समझ में नहीं आया, तो आप पूछ लेना किसी भी स्टूडेंट्स को। अगर कोई दिक्कत हो तो उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।